सर। अब देखो इस चैप्टर में बेटा बहुत कुछ है जो आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग उस पर बेटा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग अगर बोलते जाओगे उसके हिसाब से। अच्छा ये देखो तो, ये जितना भी टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है, हेट्रोजीनस, होमोजीनस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये जितना भी रिएक्शन का कैटेगरी है, इनमें से किसी भी टर्म में आप लोगों को किसी को कोई डाउट है बेटा? What is the meaning of homogeneous reaction? যেখানে রিঅ্যাক্টেন্ট আর প্রোডাক্টের ফেজ সেম হয়, মানে सेम स्टेट হয়, है ना? ये देखो ये होमोजेनस का, ठीक है। अगर हेट्रोजीनस का एग्जांपल बोलेंगे तो हेट्रोजीनस का एग्जांपल ये होगा। जी हाँ सर, होगा ये? हाँ सर, ठीक है। तो आपके नोट्स में बेटा ये सब चीज दे दिए हैं, आप लोग एक बार देख लेना। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्या होता है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल क्या होता है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या होता है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे, फॉर एक्सोथर्मिक व्हाट इज द साइन ऑफ एंथैल्पी? सर नेगेटिव। नेगेटिव है ना, डेल्टा एच जो होता है बेटा वो नेगेटिव होता है और इसके लिए पॉजिटिव होता है। ये सारा टर्म हम लोग को पता है। अब आप बात करते हैं, देखो सौरभ। हाँ सर। क्वेश्चन तोड़ जो तू आंसर दीजिए, ठीक है जी। बाकी लोग भी आप क्वेश्चन सुन लो बेटा, अपना आंसर याद रखना। एट इक्विलिब्रियम, যখন একটা ইকুইলিব্রিয়াম হয়, which of the following becomes equal? First option, concentration of reactant and product. Second option beta, pressure of reactant and product. Third option, temperature of system. Fourth option, volume of system. Fifth option, all of these. बोल सौरभ। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अच्छा। নেক্সট মাসুদুর রহমান, তুমি বলো তোমার কি মনে হচ্ছে? স্যার অপশন ই মনে হচ্ছে। ই, অল অফ দিস? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। अच्छा बेनजीर बेटा? डिस्कशन पे आओ बेटा, बोले ना हमारा क्लास डिस्कशन बेस्ड, डिस्कशन पे अपना अपना थॉट रखो, आप क्या समझते हो बोलो। टाइम वेस्ट मत करो बेटा, गलत होगा गलत होगा। आपको पहले बोले ना बेटा, मेरे क्लास में गलती करने से मत डरना। सर ए होगा। इंद्रवा, इंद्रा बेटा बोल। মারিয়া? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বল, আনসার বল, কোনটা হবে? আমি স্যার এক্ষুনি জয়েন করলাম, আমি সে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি আগে চারটে কোথা ঘুরছিলিস রে ঋষভ বেটা? ঋষভ ই হবে। চল কৌশনী মা তুই বল। স্যার আমার তো মনে হয় রেট অফ ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন ইকুয়াল টু রেট অফ ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন। তার মানে তুই কি এমন কিছু বলার চেষ্টা করছিস যে স্যার এ বি সি ডি ই আর একটা অপশন ঢুকিয়ে দিন, নান অফ দিস? হ্যাঁ 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 স্যার, নান অফ। হ্যাঁ স্যার, নান অফ দিস। आंसर होगा नन ऑफ दिस। यस, इक्वल है ना, कांस्टेंट है। ये बेटा सबसे पहले सौरभ बेटा ध्यान से सुनना, और बाकी बेटा लोग भी सुनो। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन से आपको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे इस वर्ड से। ये वर्ड इक्विलिब्रियम बोल, अभी भी बच्चे लोग यही समझते हैं इक्विलिब्रियम माने समान। समान ऑब्वियसली समान, किंतु की समान? एकटाई जिनिस समान, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। पहले दिमाग में ये बैठा लो फंडामेंटल कि इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन बोलते, इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन इक्वल होता है? না স্যার। হতেও পারে, নাও হতে পারে, কোনো ঠিক जानते हो নেই। क्या होता है एट इक्विलिब्रियम? सुने ने, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ऑल दिस प्रॉपर्टी becomes constant. constant, they don't changes। ये याद रखना।
तो याद रखना बेटा, पहले फंडामेंटल समझाने दिमाग में बैठाओ बेटा इसको, कि किसी भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में सिर्फ एक ही चीज इक्वल होता है, वो क्या है बेटा? आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यहां तक का बात समझ में आ रहा है? क्या बोले बेटा? हाँ सर। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इक्विलिब्रियम माने एक्टिव का था, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा। राइट? अब ये जो प्रिंसिपल अभी हम लोग पढ़े, अच्छा इसमें एक दो थ्योरी का भी बात है बेटा, हम लोग थोड़ा सा थ्योरी का भी बात कर ले, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। तो कुछ लैंग्वेजेस पे आ रहे, ध्यान से देखो। तो पहला बात, एट इक्विलिब्रियम क्या क्या हो सकता है सुन लो। तो एक पॉइंट तो ये याद रखना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल। दूसरा बात याद रखना कि प्रॉपर्टीज लाइक concentration, pressure, temperature, volume, color, etc. they becomes constant. constant. ठीक है, ये याद रखना बेटा आपको। थर्ड पॉइंट ये याद रखना है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन मस्ट occur in closed vessel. इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ये सब बेटा आपका स्कूल लेवल का याद आ रहा? देखो किस तरह का क्वेश्चन था आप लोग स्कूल लेवल। अगर आप अपने किताब खोल करके ये पढ़ने बैठोगे प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वहां ये पॉइंट मिलेगा कि इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में होना चाहिए। बोल क्या नो? কারণ ওপেন কন্টেনারে ভলিউম চেঞ্জ হতে থাকবে, ना গ্যাস বেরিয়ে ना ना तो प्रेशर ना, सुने कंसेप्ट पर सुन। द रीजन इज, जैसे कि एक एग्जांपल से समझाते हैं, यहां देखो बेटा, CaCO3 सॉलिड रिवर्सिबल, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, और इस रिएक्शन को अगर आप कंटेनर में डाल दो, जैसे मान लो बॉक्स में डाल दिए, तो बेटा ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम तो तभी अचीव करेगा ना जब इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या करना होगा? फॉरवर्ड में जाना होगा कि बैकवर्ड में जाना होगा? এই দিকে যাবি না এই দিকে যাবি? না মধ্যখানে দাঁড়িয়ে থাকবে একটা স্টেট অফ ইকুইলিব্রিয়াম। দুদিকে যাবি, ইকুয়াল স্পিডে যাবি। হ্যাঁ দুদিকে যাবি, ইকুয়াল স্পিডে যাবি, এটাই হবে না ইকুইলিব্রিয়াম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু আমি যদি ওপেন ভেসেল নিয়ে নিই তাহলে আমার এটা তো বেরিয়ে পালিয়ে যাবে গ্যাস আছে না? তাহলে এটা কি আবার ব্যাকওয়ার্ড আসবে? না স্যার, reaction will go in forward direction, so equilibrium not possible. Got it? है ना? Yes. So why it should occur in closed vessel? The answer is in order to prevent the escape of gaseous reactant or product, whatever. Clear paper बेटा? Clear है मैटर? आगे बढ़े। हाँ ठीक है? सर तो क्लोज कर, हाँ सर। ठीक है ना? अरे बाप के छिलो रे, तो जोरे है सर बोल लो, तो जोरे बोलिस ना रे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट देखो, इक्विलिब्रियम पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, बोलो तो इक्विलिब्रियम का नेचर क्या है? डायनामिक ना स्टैटिक? डायनामिक डायनामिक দুটোই। ना ना, दुटो पॉसिबल ही नहीं बेटा, डायनामिक। ये वाला क्वेश्चन आपके स्कूल लेवल का क्वेश्चन है बेटा। अब तो आप 11 पास कर गए हैं, लेकिन आप अपना स्कूल लेवल का बुक खोल करके देखो, किताब के पीछे हर किताब में बेटा एक क्वेश्चन तो जरूर मिलता है, जानता है क्या? दैट इक्विलिब्रियम आर डायनामिक इन नेचर, एक्सप्लेन। অনেক জায়গায় লেখা থাকবে জাস্টিফাই, অনেক জায়গায় লেখা থাকবে ক্রিটিসাইজ, whatever. So what do you think? Equilibrium is dynamic or static in nature? Answer is dynamic in nature. How? बोल, डायनामिक माने मोशन, हाँ सर स्टैटिक माने रेस्ट। हाँ। अब बोल, इक्विलिब्रियम तभी होगा ना बेटा जब आप फॉरवर्ड जाओगे कि बैकवर्ड आओगे? बोलो कौन? দুদিকেই হবে দুদিকেই যাব ইকুয়াল बोल তো যদি তোরা বলছিস দুই দিকে যাব ইকুয়াল স্পিডে, তার মানে তুই রেস্টে আছিস না মোশনে আছিস? নিজে দেখ না বাবা, मोशन है मोशन होलो ना, ठीक? मोशन। हाँ, बट इसी ये जो सिस्टम मोशन में है, अगर इसको बाहर से ऑब्जर्व करोगे
तब आपको ये क्या दिखेगा, रेस्ट दिखेगा। स्टैटिक दिखेगा, रेस्ट दिखेगा, क्योंकि जितना स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा बेटा, उतना ही स्पीड से रिएक्शन बैकवर्ड में आएगा। आप बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मान लो एक लॉजिक के तौर पे बात करते हैं कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन में सौरभ बैठ के है, एक और ट्रेन है उसमें सचिन बैठ करके है, दोनों इक्वल स्पीड से जा रहा है, दोनों खिड़की पे बैठा हुआ है, सौरभ अपनी खिड़की से सचिन को देख रहा, सचिन अपनी खिड़की से सौरभ को देख रहा। बोल, दोनों एक दूसरे को देखेगा तो क्या ऑब्जर्व करेगा, रेस्ट ना मोशन? रेस्ट। लेकिन एक्चुअली में तो वो मोशन में है ना। हाँ। तो सेम इज फॉर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का नेचर याद रखेगा, कैसा नेचर है बेटा, डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। ठीक है बेटा, यहां तक प्रॉपर्टीज मोटा मोटी बता दी, सबको ओके है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े बेटा लोग? हाँ सर। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट जिस टर्म को पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उस टर्म का नाम है एक्टिव मास। और एक्टिव मास क्या है आपके पास? तीन टर्म को एक्टिव मास कहा जाएगा, कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ये तीन टर्म याद रखना बेटा। एक्टिव मास, कंसंट्रेशन होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन माने कौन सा कंसंट्रेशन बेटा? सर किछु ना बोले मोलर कंसंट्रेशन। ज्यादा नहीं, ये लैंग्वेज सिखाए थे कि कभी भी क्वेश्चन में बेटा अगर कंसंट्रेशन बोल दे और कोई कंसंट्रेशन मेंशन नहीं हो, क्योंकि आपको याद करो हम क्लास 11 में कैसे पढ़ाए थे बेटा, आपको हम बोले थे जैसे ही वर्ड आपका कंसंट्रेशन आपके कान में आएगा, आपके दिमाग में आएगा वर्ड कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंट स्ट्रेंथ, पीपीएम, पीपीबी, ग्राम पर लीटर, फॉर्मेलिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं होगा तो डिफॉल्ट आंसर तो बात है बेटा कंसंट्रेशन बोलने का मतलब आप कोई भी लोगे, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला होगा तो कौन सा कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे बेटा हम लोग? मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और मोलर कंसंट्रेशन की अगर बात करते हैं तो यहां देखो, तो याद रखना कंसंट्रेशन में हम लोग को यूज करना है मोलर कंसंट्रेशन। और मोलर कंसंट्रेशन के इस चैप्टर में जो सिंबल यूज करेंगे बेटा, वो सिंबल कौन सा होगा? थर्ड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। अब मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट आप याद रखोगे मोल पर लीटर। पार्शियल प्रेशर का सिंबल क्या होगा बेटा? स्मॉल पी। यूनिट क्या होगा इसका? इसमें एटीएम। जबकि प्रेशर का बेटा सुन लो, ये सब जो चीज आपको बता रहे बेटा, ये आपको एकदम पूरा फंडामेंटल के तौर पे याद रखना है, बिकॉज वी नो प्रेशर का कई सारा यूनिट होता है बेटा। लेकिन जब आप स्टडी करोगे एक्टिव मास को तो याद रखना इसके लिए प्रेशर का यूनिट को फिक्स कर दिया गया, दैट इज एटीएम। और मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होगा बेटा? एक्स। और इसका यूनिट क्या होता है? नो यूनिट। तो आपको ये तीन चीज याद रखना है बेटा, एक्टिव मास का तीन नाम, तीनों का सिंबल और तीनों का यूनिट। एंड आई होप कि आप लोग ये जरूर पढ़े होंगे कि एक्टिव मास फॉर प्योर सॉलिड और लिक्विड इज टेकन एज पढ़े बेटा ये चीज? हाँ सर। और थोड़ा सा केयरफुल रहना बेटा, आगे चल करके आपको हम दिखाएंगे बहुत सारा खेल आने वाला है इसमें, यहाँ पर वन लेना नहीं पड़ता, कुछ और लेना होता है। और जब आप दूसरे चैप्टर में चलोगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो वहां तक खेला बेटा पूरा पलट जाएगा। फिलहाल ये रूल याद रखना,
आपको हम दिखाएंगे आगे चल के कब और कहाँ कैसे रूल को यूज करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट टर्म आता है बेटा, हम लोग अभी क्या पढ़े याद रखना, अभी हम लोग पढ़े एक्टिव मास के बारे में। अब नेक्स्ट टर्म जो आता है बेटा वो क्या है, दैट इज कॉल्ड लोमा। लोमा का फुल फॉर्म बोल बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है वो सुनो, लॉ ये कहता है बेटा, लॉ आपका ये कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reactant only। बस अब इस लाइन को आप समझो क्या कहता है। The question is saying that the rate of reaction, the law is stating that the rate of reaction is directly proportional to product of active masses of whom reactant only। और याद रखना इस कंडीशन पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है बेटा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब ये जो स्टेटमेंट आपको हम दिखे बेटा ऊपर लिखे, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखने जा रहे हैं वो ध्यान से। मान लो आपके पास एक रिएक्शन है ए प्रोडक्ट पी, तो इसके लिए लोमा कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोमा लिख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, थर्ड ब्रैकेट में ए माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देखते समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। लेकिन सोचो अगर क्वेश्चन अगर ऐसा दे दिया जाए a प्लस बी प्रोडक्ट p, तब आप कैसे लिखोगे? तब लिखोगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a and concentration of b। rate is directly proportional to partial pressure of a multiplied by partial pressure of b। rate of reaction is directly proportional to mole fraction of a multiplied by mole fraction of b, that is product of active masses। ये समझ में आ रहा है बेटा? हाँ। और अगर ऐसे लिखा जाए 2a plus 3b प्रोडक्ट p, तब तक तो कैसे लिख सकते हैं a plus b plus b plus b प्रोडक्ट p। यानी जो पैटर्न हम लोग यहाँ फॉलो किए बेटा, अगर वही पैटर्न यहाँ फॉलो करेंगे तो क्या लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबको मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट बोला है ना भाई, सबको मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन सबको मल्टीप्लाई करने पे ये एक्चुअली में क्या बन गया, a स्क्वायर और b का क्यूब। बोलो हाँ ना, बात करते रहो बेटा, बोले थे ना मेरे बेटा है ना। दैट मीन्स कि इतना लंबा ना करके हम लोग क्या करेंगे बेटा, जवाब दो क्या करेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ सिंपल, बोले सर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको पावर बना देंगे, यही है ना मतलब इसका। इसका पावर 2 था तो इसका पावर 2 हो गया, इसका कोएफिशिएंट 3 है तो इसका कोएफिशिएंट 3 हो गया। तो अगर इस सिस्टम को माइंड में रखते हैं और एक जनरल टर्म पे आते हैं, मान लो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है ए बी बी सी और भी है प्रोडक्ट बी। तो एक बात का जरूर ध्यान रखना कि लोमा डील्स ओनली विथ रिएक्टेंट। हाँ देखो यहाँ मेंशन कर दिया है ना। इसलिए देखो राइट साइड में हम लोग को मैटर नहीं, प्रोडक्ट में क्या डजंट मैटर, प्रोडक्ट में क्या डजंट मैटर। तो यहाँ पर भी जो हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिए बेटा, वहां पे प्रोडक्ट कौन है उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, देखो R इक्वल्स टू K, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे तो K आएगा। K का नाम क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट। और एक नाम बोल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कुछ क्या कर रही बेटा? नहीं, K का नाम यहाँ पर है रेट कांस्टेंट, K का यहाँ पर नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट, और एक नाम जो है बेटा ये ज्यादातर बच्चा फंस जाता है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, K is also known as specific rate of reaction। तो देखते इसको कैसे लिख सकते हैं, a to the power a, b to the power b, c to the power c एंड डॉट 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 जो भी होगा। हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, रेट इज इक्वल्स टू k पार्शियल प्रेशर ऑफ a टू द पावर a, पार्शियल प्रेशर ऑफ b टू द पावर b, पार्शियल प्रेशर ऑफ c टू द पावर c एंड सो ऑन।
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल्स टू K मोल फ्रैक्शन ऑफ A टू द पावर A मोल फ्रैक्शन ऑफ B टू द पावर B मोल फ्रैक्शन ऑफ C टू द पावर C एंड सो ऑन। किसी का कोई भी डाउट है बोल बेटा, बातचीत करेंगे। किसी का कोई भी डाउट है बोल बेटा, बातचीत करेंगे। एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या चीज बात की बेटा, अभी हम लोग बात की लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है और उसको लिखते कैसे, ये लिखने का तरीका पे बात करते हैं। फाइन। अब ऐसा करते हैं कि दोनों कंसेप्ट को मिक्स करते हैं। किसका कंसेप्ट को बेटा, लोमा को और इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, दोनों को मिक्स करते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। यहां ध्यान देना, मान लो हमारे पास एक अगेन रिएक्शन है ए बी बी रिवर्सिबल एक्स सी एंड वाई डी। अब इस रिएक्शन को जवाब देना तो बेटा किस तरफ से स्टडी कर सकते हैं, फॉरवर्ड से या बैकवर्ड से? सर बोथ साइड। बोथ साइड से। ये आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन का ये प्रॉपर्टी होता है that the reaction can be studied from either side, both side, ठीक है ना? हाँ अब अगर आप इस तरफ से स्टडी करते हो तो आप क्या करोगे, कि आप क्या क्या लैंग्वेज यूज करोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन है ना? और अगर ऐसे स्टडी करेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि लोमा अप्लाई करेंगे किसमें, फॉरवर्ड में, तो वो तो फॉरवर्ड के लिए लोमा क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equals to rate constant of forward reaction, concentration of A to the power A and concentration of B to the power B। अगर हम लोग सिर्फ कंसंट्रेशन पे एक्टिव मास पकड़ के चले, वैसे तीन पॉसिबिलिटी है, कोई भी एक पकड़ो बाकी सेम आएगा। Similarly for backward reaction what we can write, we can write rate of backward reaction is equals to rate constant of backward reaction। अब बैकवर्ड के मामले में बेटा ये आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। और फॉरवर्ड में ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे बोल बेटा यहाँ पर, C to the power X and D to the power Y। फाइन। और ये जो बेटा अभी अभी हम लोग लोमा लिखे दोनों के लिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए, इस लोमा को अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे ले आए तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। हाँ सर। और अगर इसका वैल्यूज को बैठाते बेटा फॉरवर्ड और बैकवर्ड को, तो बोल यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन A to the power A B to the power B is equals to rate constant of backward reaction C to the power X and D to the power Y। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू C to the power X D to the power Y A to the power A and B to the power B। And this ratio, rate constant of forward by rate constant of backward, is given another K, capital K, where this K is known as इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये लिखने का तरीका है बेटा, ठीक है। देखो हाँ सर। हाँ सर। अब एक और बात बताने जा रहे बेटा, ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे बेटा के को लिखने का ये वाला तो चीज याद रखता है बेटा, ये वाला कि के को कैसे लिखना है, ये भूल जाता है। उसको दिमाग में उतारो कि रेट कांस्टेंट इज आल्सो रेशियो ऑफ व्हाट, टेल मी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हाँ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझे बेटा बात, ठीक है। यस सर। अब लिखने का कुछ तरीका पे बात करते हैं। आओ, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए AA BB रिवर्सिबल XC एंड YB। और यहां पे अगर आपसे बोला जाए KC लिखो, KP लिखो, KX लिखो, तो हमारे पास बेटा एक्टिव मास कितने तरह का था, सवाल पूछे, एक्टिव मास कितने तरह का था, 3
concentration, pressure, mole fraction. तो याद रखना बेस्ड ऑन एक्टिव मास आपके पास 3 तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन है तो केसी, प्रेशर पार्शियल प्रेशर तो केपी, और मोल फ्रैक्शन तो केएक्स। बोल कैसे लिखते बेटा इसको? c to the power x, हाँ सर, b to the power y, by a to the power ये ना। केपी को कैसे लिखते बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ c to the power x, partial pressure of d to the power y, y, partial pressure of a to the power a, partial pressure of b to the power b. kx का kx कैसे लिखेंगे बेटा? Mole fraction of c to the power, Fraction of c to the power c mole fraction of d to the power d by mole fraction of a to the power a or mole fraction of b to the power b. होगा। हाँ, एंड आई होप ये लिखने का तरीका सबको पता है ना। हाँ सर। अब अगर आपसे सवाल पूछेंगे कि केपी और केसी में क्या रिलेशन है बेटा? पढ़े बेटा ये to the power delta n ng. हाँ हाँ, yes. हाँ सर। व्हाट इज डेल्टा एन हियर? Change in number of moles of Number of gas. moles. और यहां से आपके पास 3 कंडीशन बनेगा बेटा, देखो तो बोलो। अगर डेल्टा एन का वैल्यू 0 हुआ तो केपी इक्वल्स टू केसी। Kc, हाँ. अगर डेल्टा एन का वैल्यू 0 से ज्यादा हुआ बेटा, केपी ग्रेटर देन केसी। और अगर डेल्टा एन का वैल्यू 0 से कम हुआ तो केपी लेस देन केसी। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केएक्स? Kp equals to kx into p to the power delta n. Delta n. Kp is equals to kx to the p power to the delta n. power delta n. What is p here? Total pressure at Yes, equilibrium. total pressure. Keep in mind it is total pressure, not partial At pressure. यहाँ पे भी आप 3 कंडीशन क्रिएट कर सकते हो, है ना? हाँ सर, सेम चीज आएगा। डेल्टा एन का वैल्यू 0 होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 होगा तो केपी बड़ा हो जाएगा, लेस देन 0 होगा तो केपी छोटा हो जाएगा। अगला लाइन, केसी और केएक्स में क्या रिलेशन? So kx is equal to kc delta v to the power delta n. Sorry, v delta to the power delta n. बोलो, फिर से बोलो। Kx equal to kc v to the power delta n. That means ये सब कुछ आपके नोट्स पे हम दे दिए बेटा, इस पर जो आप देख रहे हो, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है बेटा, तीनों का इंटर रिलेशन याद रखना। अच्छा, अगला सवाल अगर पूछेंगे, अंडर व्हाट कंडीशन ऑल द 3 के विल बी इक्वल? When delta n is 0. हाँ, यहां से बेटा याद रखना, Kp इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल्टा है। दूसरा था आपके पास Kp इक्वल्स टू Kx P टू द पावर डेल्टा है। और तीसरा बेटा आपके पास Kc इज इक्वल्स टू, अड़ेगा बे तो kx equals to Kx, kc. हाँ, यहाँ Kx Kx equal to v to the power delta n. याद रखो। ये आपका बोर्ड एग्जाम तो है नहीं बेटा कि आपको डिराइव करना, डायरेक्ट आपको याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kc? सर रिएक्शনের উপর ডিপেন্ড করবে ना, वो सब बोर्ड लेवल पे बेटा, कंपटीटिव लेवल पे। अबे ये सब तो तुम लोग हम पढ़ाया, ट्रिक व्रिक दिखा दिया था। हाँ हाँ, यस अब हाँ, दुनिया का डेल्टा कोई भी रिएक्शन ले लो, ये फिट बैठ जाएगा वहां, यस सर, हाँ। ठीक है ना। अगर उसी तरीके से पूछेंगे केपी का यूनिट क्या होगा? 18 to the power delta. to the power delta n. है ना। और अगर आपसे पूछेंगे केएक्स का यूनिट क्या होगा? तो उसका तो यूनिट नो No यूनिट unit. एक्स का यूनिट नहीं होता, इसलिए केएक्स का भी यूनिट नहीं होगा। यहाँ तक ओके बेटा आप लोगों का? यस सर।
हाँ सर। वाह बहुत बढ़िया। तो चलो कुछ क्वेश्चन खेलते हैं बेटा। आइए आप सब लोग पेन पेपर लो और जो लिख रहे बेटा उसको नोट करो, सॉल्व करो। आप इसका केसी का यूनिट निकाल कर बताओ क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन, इसका केपी का एक्सप्रेशन लिख करके दिखाओ, कैसे लिखोगे। इसका केपी का एक्सप्रेशन लिखो बेटा, कैसे लिखोगे। इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखो बेटा आप। नोट करो, फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नोट करो। नोट किया बेटा लोग। हाँ सर। नेक्स्ट पेज, 5 नंबर। इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखो। ये 5 क्वेश्चन दिए बेटा, 5 मिनट का टाइम दे रहे, वीडियो को हम पॉज कर रहे हैं। आप लोग अपना अपना आंसर रेडी कर लो। जी हाँ सर। हाँ सर। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। आंसर रेडी बेटा आप लोगों का। हाँ सर। हाँ तो सर। बोलो। सबसे पहले जिसका नाम देंगे वो बोलेगा, ठीक है। मरियम बेटा बोल तो, पहला क्वेश्चन का आंसर केसी का यूनिट क्या है। सर L स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। हाँ आप बोल सकते हैं लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -2। क्या इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है? एनीवन? गुड। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे यहाँ पर? पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट और नीचे रिएक्ट NO2 whole square by PN2O4। PnO ठीक है। हाँ अच्छा सर। सौरभ तुम बोलते बेटा 3 नंबर का केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? partial pressure of carbon dioxide ATM. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स ऑल। एटीएम नहीं लिखा, आपसे यूनिट नहीं पूछा ना बेटा, खाली एक्सप्रेशन पूछा है। ठीक है Okay, sir. सौरभ तुम ही बोलेगा बेटा 4 नंबर को।
Kc equal to concentration of H plus into concentration of Cl minus by concentration of HCl into concentration of H2. भूल कर लिया। H2 will be constant. अगर आपको Kc का एक्सप्रेशन लिखने को बोलेगा बेटा तो आपको लिखना होगा Kc इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस Cl माइनस बाय HCl, दैट्स ऑल। वाटर नहीं लिखना बेटा यहाँ पे, ठीक है, समझा सौरभ? हाँ सर, क्योंकि वो तो सॉल्वेंट है इसीलिए। ठीक है ना, प्योर लिक्विड है ना बेटा, प्योर लिक्विड का वैल्यू क्या लेना आपको? 1 यूनिट है ना। लेकिन मजेदार चीज सुन लो बेटा, जो चैप्टर आप पढ़ रहे केमिकल इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर में इसका वैल्यू 1 लेना है, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में इसका वैल्यू कितना लेना कौन बताएगा? पढ़ा दिए बेटा आप लोग। At 25 degrees Celsius 10 to the power minus 14. कान के नीचे बजाएंगे ना बेटा, तेरा लाल पीला हरा नीला सब हो जाएगा। सवाल सुन, पहले क्या पूछा? सवाल है आयनिक इक्विलिब्रियम में H2O का वैल्यू जो केमिकल इक्विलिब्रियम आप 1 ले रहे हो, आयनिक इक्विलिब्रियम में कितना लोगे? तो तभी तो 1 ही लेंगे ना। ओ अच्छा, हाँ 55. याद आया? हाँ 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 हाँ। Hey, what is the concentration of pure water? जवाब दो। What is the concentration of pure water? सर 55.5 यही है, यही वैल्यू है ना बेटा। 55 है मोल पर। तो ये डिफरेंस को याद रखना। फिर से रिपीट कर रहे बेटा, अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ने बैठे हैं, वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का वैल्यू लेना है और 55.55 लोगे, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लोगे तो कितना लोगे बेटा? 1। एज पर रूल कि अगर आपके पास प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड है तो ऐसे मामले में एक्टिव मास का वैल्यू 1 होगा। एम आई क्लियर? किसी को कुछ भी पूछना, कोई भी डाउट है, रखो बेटा अपना सवाल यहाँ पर। गुड। इंदिरा बोलेगा अगला क्वेश्चन का आंसर। बोल, केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? हाँ, कितना होगा? अच्छा, बुझे গেলাম তো ইন্টারনেট অনেক স্লো আছে, আওয়াজ আসবে না। হ্যাঁ মাসুদুর রহমান, তুমি বল বেটা। স্যার 1 হবে। 1 হবে। সৌরভ কত হবে বল? सौरभ जवाब दे बेटा, बात कर, गलत सही कोई बात नहीं है, कोशिश कर। हेलो, हेलो, हाँ सर हो गया, हम जैसा क्लास ले रहे हैं, क्लास फ्री हो तो बचा दीजिए। बोलो रे सौरभ। सर सौरभ मीटिंग है नहीं बोला है। नहीं तो कौशुनी তুই বল মা। স্যার 1 ই তো হবে। সৌরভ Sir, I mean লিখেছি concentration of CH3CO C2H5 divided by concentration of C2H5OH into concentration of CH3COOH. तो करेक्ट आंसर सुन ले बेटा, करेक्ट आंसर सुन ले। क्या है ये? आपका करेक्ट आंसर है। अब अपना डाउट रख तो हम उसका सर जवाब। H2O को क्यों लिए? हाँ, वैसे सवाल खाली आप H2O पे क्यों पूछे बेटा? आपको तो सब पे पूछना चाहिए। हाँ सर, सबकोटे तो लिक्विड सब तो है। लिक्विड है। सभी लिक्विड है, सब अपना प्योर स्टेट में है ना बेटा। हाँ। तो फिर 1 क्यों हुआ, है ना? अब ये कंसेप्ट जो बताने जा रहे हैं वो सुन। ये जो 1 का चक्कर होता है ना बेटा, कि प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का आपको 1 लेना है, ये रूल सिर्फ हेटेरोजेनस रिएक्शन में अप्लाई करना है। अब बताओ ये रिएक्शन कैसा है आपका? होमोजेनियस। तो होमोजेनियस में सब कंसीडर होगा, कोई बात नहीं जाएगा। रूल क्लियर करो।
रूल क्लियर करो। तो ये जो 1 हाँ, का चक्कर है बेटा कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम लोग? हेट्रोजेनियस रिएक्शन। हेट्रोजीनस। देखो वापस आओ, बताओ तो क्या 3 नंबर रिएक्शन हेट्रोजीनस है? हाँ सर। तो देखो हाँ, यहाँ सर। पर इसका वैल्यू हम लोग 1 लिए, इसको भी 1 लिए, और ये तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO हुआ है। 4 नंबर हेट्रोजीनस है? हाँ सर। इसलिए वाटर को 1 लिए। लेकिन 5 नंबर रिएक्शन बेटा आपका Homogeneous. होमोजीनियस है, मतलब इस मामले में आपको 1 नहीं लेना है बेटा, जो होगा आपको सबको लिखना है। लिखने का इसीलिए बेटा अभी आपको जानते हैं क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन, लिखना कैसे है, इस बात का ध्यान रखना। हेट्रोजीनस होगा तो ही प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का वैल्यू 1 लोगे, अदरवाइज आप पूरा एक्सप्रेशन लिखोगे। किसी को कोई डाउट है तो बोल बेटा, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पे बेटा, और नेक्स्ट टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, एंड दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ के। याद रखना K is directly proportional to stability of product, inversely proportional to stability of reactor. K जितना बढ़ेगा रिएक्शन उतना किस तरफ जाएगा बेटा? फॉरवर्ड। Forward की तरफ. ठीक है ना? अच्छा, अब यहां से आगे का काम, नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहां से if reaction get reversed, K get inversed। इसको समझाओ। अगर आप रिएक्शन को उल्टा करते हो, सपोज अगर आपके पास रिएक्शन है H2 + I2 रिवर्सिबल 2HI और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो अगर आप रिएक्शन को रिवर्स कर दो, दैट मींस अगर आप रिएक्शन को लिखते 2HI रिवर्सिबल H2 + I2, तो बोल K को क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? 1/K। आया ये लैंग्वेज समझ में? इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, K गेट इनवर्स्ड। अगला लाइन सुन, if any number is multiplied to the equation, then that number becomes power of K. Example, N2 + 3H2 reversible 2NH3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। आप लोग आंसर देना बेटा, NH3 रिवर्सिबल half N2 3/2 H2 H2। बोलो K क्या होगा? 1/√K. 1/√K. 1/√K है सर। बाकी बच्चा लोग भी बोल, क्लियर है कि नहीं? 1/√K होगा। हाँ सर। कंपेयर करो ना विथ रेस्पेक्ट टू दिस इक्वेशन। बोल इस इक्वेशन में क्या किया आप? इनवर्स किया फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया। देखो दो काम किया, रिएक्शन को इन्वर्स भी किए बेटा और हाफ से मल्टीप्लाई किए। इन्वर्स की तो K भी इन्वर्स हो जाएगा, और हाफ से मल्टीप्लाई किए तो हाफ उसका पावर बन जाएगा, मतलब 1/√K। किसी को डाउट है तो बोलो बेटा, यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज्यादा। ना सर। चलिए आगे बढ़ो, अब आगे सुनो अगला लाइन। इफ इक्वेशंस आर added, K get multiplied, Multiplied. and if equations are
subtracted, k get Divided. डिवाइड। इसका एग्जांपल देखो, मान लो अगर आपके पास इक्वेशन है H3PO4 gives H plus and H2PO4 minus, equilibrium constant K1. In another step, H2PO4 minus gives H plus and HPO4 minus, equilibrium constant K2. And we have got another one, HPO4 minus, reversible H plus and PO4 3 minus, equilibrium constant K3. और अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर देखते ये बनेगा H3PO4 gives 3H plus and PO4 3 minus. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बेटा? K1 into K1 K2 K3 into K3. ठीक है बेटा, यहाँ तक हाँ चलिए सर। आगे बढ़ते हैं। और ये आखिरी प्रॉपर्टी बेटा के का, नॉट ओनली आखिरी प्रॉपर्टी, आप के का अभी तक जितना भी प्रॉपर्टी पढ़े बेटा लोग, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्या है वो सुनो। फॉर सेम रिएक्शन, रिएक्शन अगर चेंज ना हो, के डिपेंड्स ओनली and only and only and only and only and only क्या हो, कोई कुछ बोलेगा नहीं? सर थामुन सर On temperature. ये तो बोला सर आपकी तो यार्की करता है, लेकिन सर यहाँ यार्की नहीं करता है, ये यार्की यार्की में जो बोलता है उसको सुनो। इतना सारा ओनली डाल दिया बेटा, मतलब समझ रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर चीज पे जोर देने का कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज दैट? ओनली ऑन टेम्परेचर। ये लाइन पकड़ के रख। आगे कई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा बेटा जहां पर बताएगा ना प्रेशर इतना टाइम चेंज हुआ, वॉल्यूम इतना चेंज किया, कंसंट्रेशन इतना हुआ, के का नया वैल्यू कितना आएगा। क्वेश्चन को चेक करना बेटा, गारंटीड वहां टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मतलब के का वैल्यू चेंज होगा। तो याद रखना कि तब तक चेंज नहीं होगा बेटा जब तक कि बोलो टेम्परेचर ना चेंज Temperature not change हो for the same reaction. और टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है इसके लिए आपके पास एक इक्वेशन है जिसका नाम है वैन हॉफ इक्वेशन। Point of equation. वैन हॉफ इक्वेशन क्या बोलता है? log Log K2 by K1 K1 is equals to delta H by 2.303 R R 1 by T1 minus 1 by T2. आप बता सकते हो ये इक्वेशन किससे मिलता जुलता है बेटा? Clausius-Clapeyron reaction equation से भी मिलता जुलता है। और सर सुन ले गधे लोग, बेटा लोग, बेटी लोग, पूरे केमिस्ट्री में बेटा तेरे सिलेबस में ऐसा सिर्फ तीन ही इक्वेशन पढ़ने को मिलेगा। एक वैन हॉफ इक्वेशन है, एक आर्हेनियस इक्वेशन है बेटा, Arrhenius equation, हाँ। जहां पर आपका फॉर्मूला है log K2 by K1 is equals to EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। Minus 1 by T2। और एक है Clausius-Clapeyron इक्वेशन जो कहता है बेटा log P2 by P1 P2 by is P1 equals to delta H by 2.303 R 1 by 1 T1 by 1 minus 1 by और सब कुछ समझ लो। यहाँ के का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन यहाँ के का मतलब रेट कांस्टेंट, और यहाँ पी का मतलब पार्शियल प्रेशर। ठीक है, हाँ। तो ये तो एक इंफॉर्मेशन दे दी बेटा। और ये भी याद रखना कि जब आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ने बैठोगे, आपको हम पढ़ा चुके, जो बच्चे मेरे पास पढ़े बेटा केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स में आर्हेनियस इक्वेशन का कई सारा ग्राफ पढ़े बेटा, बहुत सारा ग्राफ पढ़े। हाँ। तो कभी कभी क्या होता है हमारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फंसाने के लिए कैल्पायरन्स इक्वेशन, क्लॉजियस इसका इक्वेशन का ग्राफ पूछेगा, तो बेटा जो ग्राफ आप यहाँ पढ़े आर्हेनियस का सेम ग्राफ ड्रॉ करोगे। अगर वैन हॉफ का ग्राफ पूछेगा तो जो आर्हेनियस का पढ़े बेटा सेम ग्राफ ड्रॉ करोगे, सिर्फ करोगे क्या, टर्म चेंज कर दोगे।
अगर क्लॉजियस कैलपैरेंस इक्वेशन लिख रहे बेटा तो आपके ग्राफ में जहां जहां के है आर्हेनियस का वहां पी डाल देंगे, जहां जहां ईए है वहां पर डेल्टा एच डाल देना, इतनी चेंजेस होगा। ठीक है, बात समझ में आया? यस सर। तो अब वापस आते हैं बेटा, हम लोग दूसरे टॉपिक पे चले गए। तो वैसे क्लॉजियस कैलपैरेंस इक्वेशन आपको किस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा बेटा? सर थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स में मिलेगा और आपको मिलेगा सॉल्यूशन चैप्टर में, सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ में। और आर्हेनियस इक्वेशन आपको केमिकल काइनेटिक्स में मिलेगा और वैन ऑफ इक्वेशन आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो ये याद रखना। और यहाँ से दो और बात बता रहे, उसको पकड़ ले बेटा, काम का आएगा। अगर आपके क्वेश्चन पे के और टी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो समझ जाना वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो समझ जाना ये एक्सोथर्मिक। ये ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक कब काम में आएगा सुनो। मान लो अगर आपके क्वेश्चन पे T1 दे दिया, T2 दे दिया, K1 दे दिया, K2 दे दिया और बोला डेल्टा एच पता करो, तब तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन अगर बोला कि एक्सो है या एंडो है ये पता करो, उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो ये बेटा कि आप डेल्टा एच का वैल्यू निकालो, अगर आपका आंसर प्लस माइनस में आएगा तो उसके बेसिस पर बताओगे कौन एक्सो कौन एंडो है। और अगर टाइम बचाना है तो कुछ मत निकालो, सिर्फ देखो के साथ टी वेरी कैसे कर रहा है, डायरेक्टली तो एंडो होगा, इनवर्सली तो एक्सो होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो, नो डाउट सर। आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। हाँ सर। अब आओ, अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इस पे खेल है, समझना। पहले एक क्वेश्चन का जवाब देना। N2 प्लस 3H2 2NH3, आपके सामने ये इक्वेशन है बेटा और आपके सामने दो क्वेश्चन है। दैट द गिवन इक्वेशन इज रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम। बोल जवाब दो, और बोथ, तीन ऑप्शन। सर रिवर्सिबल। बाकी लोग भी बातचीत करो यार, पास में और भी बच्चे बैठे हुए हैं, सब चुप, मतलब सब लोग इंतजार में रहता है कि सब दूसरा बात करेगा हम लोग सुन लेंगे। बेटा जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करो। और आपको तो पहले से बोल कर रखे बेटा, डरने का बात नहीं है। अरे गलत होगा होगा, पार्टिसिपेट तो करो। आप पार्टिसिपेट करने से डरते हो बेटा। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे किसी रेस में तो जीतोगे कैसे? आपको लगता है कि रेस के बाहर से खड़ा होकर के देखने से हो जाएगा? नहीं होगा। आपको रेस में उतरना होगा, रेस को उतर के जीतना होगा ना। तो बोलो, कोशिश करो, चुप बैठोगे यार, नहीं होता ऐसे। बोलो सर बोथ। बोथ, একটা आंसर दिलो बोथ, একটা दिलो रिवर्सिबल। और कोई बेटा आंसर कोशिश तो कर। They're both. ये करेक्ट आंसर। अब ये समझो क्यों और कैसे हुआ। आपसे पूछा जाएगा ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो आप बोलोगे हाँ रिवर्सिबल। पूछेगा किस तरीके से, कैन अप्लाई, तो सिंबल से पता चल गया रिवर्सिबल। दिस इज एनफ टू प्रूव दैट दिस इज रिवर्सिबल। अगला सवाल, क्या ये इक्विलिब्रियम है? तब आंसर सुनो क्या है। इसका करेक्ट आंसर है जानीना। जानीना, जानीना। पूछेगा कैनो जानीना, तब जवाब देगा कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होना चाहिए। तो ये तो मैटर एक्सपेरिमेंटल हो गया। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखेंगे, यहां से देख करके कैसे पता चलेगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट इक्वल है कि, है ना। लैंग्वेज समझो। यस सर। लैंग्वेज का खेल को समझो, बट यही सब फंसाएगा, है ना। हाँ, तो आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं? बोलो, ये इक्विलिब्रियम पे है सर? जानी ना सर। आंसर बहुत हो सकता है, दोनों हो सकता है, हाँ सर। है ना। लेकिन वो आंसर आप कैसे बता पाओगे? वो तभी बता पाओगे जब आपके पास कुछ और डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा। हाँ। अब आगे का खेल सुनो। जो टर्म अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जिसके लिए अभी इतना सारा आपको हम कहानी सुना और सवाल पूछे, उस टर्म का नाम है रिएक्शन कोशेंट। अब देखो यहाँ पर खेल क्या है, सिमिलैरिटी क्या, डिफरेंस क्या, वो सुनो। मान लो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन, फिर से ले लेते, ए बी बी रिवर्सिबल, एक सी एंड वाई डी, और आपसे बोला कि इसके लिए के लिखो। तो आप के क्या लिखोगे? आप के लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर वाई, कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। आपसे बोलेगा इसी रिएक्शन का क्यू लिखो, तो देखो क्यू क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर वाई, सी टू द पावर एक्स, ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। तो बोल, दोनों का एक्सप्रेशन
सेम सेम है सेम दिख रहा है। ना? हाँ। पर डिफरेंस क्या है वो सुनो। तो के आप कब लिखोगे? के तभी लिखोगे जब आप इक्विलिब्रियम पे हो, ओनली एट इक्विलिब्रियम। हाँ। और ये कब लिखेंगे? एट एनी एनी इंस्टेंट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर रिएक्शन एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, Yes. कोई भी रिवर्सिबल हो, दोनों पे आप लिख सकते हो। अब यहां से लैंग्वेज को फिर से समझना है। बोल, फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन माने एट इक्विलिब्रियम या नॉट एट इक्विलिब्रियम, কোনটা হবে? দুটোই হতে পারে স্যার। দুটোই হবে, হ্যাঁ দুটোই হতে পারে। হ্যাঁ দুটোই হবে। ল্যাঙ্গুয়েজ को ক্লিয়ার কর বেটা। তার মানে যখন ইকুইলিব্রিয়াম থাকবে, যখন ইকুইলিব্রিয়াম থাকবে তখন আমরা কোনটা লিখব? কে লিখব না কিউ লিখব? কে দুটোই লিখতে দুটোই পারি। লিখতে পারি, দুটোই লিখতে কে পারি। ইকুয়াল টু কিউ হবে। হ্যাঁ তখন কে আর কে সমান হয়ে যাবে হ্যাঁ ना। लेकिन जब आपको पता नहीं है बेटा इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं, तब आप दोनों नहीं लिख सकते। तो यहाँ से तब आपको एक इंफॉर्मेशन है, सुनो क्या है कि अगर किसी डेटा में बेटा के और क्यू इक्वल होगा तो समझ जाना वो इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन के अगर ज्यादा और क्यू कम है और के कम है क्यू ज्यादा, अब इसका लॉजिक सुनो। ए बोल, के যদি বেশি তাহলে কোন দিকে পালাবে? ফরওয়ার্ড। তার মানে কে যদি বেশি তাহলে রিঅ্যাকশনটা ফরওয়ার্ডে দিকে যাবে, ফরওয়ার্ড। কে কম হলে ব্যাকওয়ার্ডে যাবে। আর যদি কে আর কিউ সমান হয় তাকে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম। এ বল, কনসেপ্ট ক্লিयर हुआ कि नहीं बोल बेटा? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ স্যার। किसी भी बेटा बेटी को कोई डाउट? सौरभ तुम आया रे क्लास में वापस? हाँ सर, क्लियर सर। क्लियर है बेटा यहाँ तक का डाउट? হ্যাঁ স্যার। नॉट डाउट, मतलब कोई डाउट है तो बोलो। और अगर नहीं है बेटा तो हम लोग बहुत देर से पढ़ाई कर रहे, थक गए, चलो अब खेलते हैं। क्या खेलेंगे बोल? क्वेश्चन क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन दिए, सॉल्व कर, आंसर दे। चल लग जाओ बेटा, पेन पेपर उठाओ, सब कोई सॉल्व करो, बताओ एबीसीडी के आंसर आ रहा है। तो चलो देखते हैं बेटा इसका आंसर। तो आंसर आप लोग क्या बोले बेटा लोग? सी सर। अगर आप में से किसी को भी डाउट है तो बोलो, डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। आपको बोलना होगा बेटा। फिर से बोल रहे बेटा, जो तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं ना, गलत पढ़ रहे हैं। मरियम, बेनजीर, तो बोले तो आंसर सी। इंदिरा, মাসুদুর, ঋষভ, স্যার সি তো বললাম। সবার আছে তো ক্লিয়ার? কোনো ডাউট নেই ঠিক হবে। এখানে? থ্যাংক স্যার। না স্যার। नेक्स्ट क्वेश्चन। স্যার অপশন ডি স্যার। স্যার দিল্লি। দিল্লি। यस सर डी। দিল্লি। হ্যাঁ স্যার ডি হবে স্যার। दिल्ली होगा হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। क्योंकि केपी और केसी नॉट इक्वल कब होगा? जब डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0 होगा। देख ऑप्शन ए बी सी तीनों में डेल्टा एन 0 है, लेकिन ऑप्शन डी में डेल्टा एन का वैल्यू बोलो। স্যার 1। 1 है, वेरी गुड, 1। अगला क्वेश्चन बोलो। স্যার -1 হবে তো স্যার। है बोल। স্যার -1 হবে না? কোনটা বলছিস এইটা? স্যার আগের প্রশ্ন। হ্যাঁ স্যার, ডেল্টা এর মান আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি, শুনে নেন। ডেল্টা এন মানে হচ্ছে টোটাল মোল অফ প্রোডাক্ট মাইনাস টোটাল মোল অফ রিঅ্যাক্টেন্ট। তাহলে বল রিঅ্যাক্টেন্টে কত মোল আছে? এটা বাদ যাবে, এটা হবে 1 মোল। 3 কেন? সলিড বাদ হ্যাঁ যাবে। ঠিক আছে ঠিক আছে। এবার ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। এখন এই গন্ডগোল হ্যাঁ করছিস, স্যার। আগে সব শিখালাম।
चल बेटा अगला क्वेश्चन पकड़, बोल आंसर। सर ऑप्शन ए एंडोथर्मिक। Yes, sir. Option A, endothermic. देखो तू, जब 500 केल्विन पे था तब के का वैल्यू इतना था, टेम्परेचर बढ़ा तो वो तो के बढ़ा की घटा, ये वाला বেড়ে গেল বেড়ে গেল, তো বাড়লো বাড়ছে টেম্পারেচার বাড়ছে, তাহলে কোনটা হবে রে বল? एंडोथर्मिक तो এন্ডোথার্মিক। है समझ में बेटा लोग? हाँ হ্যাঁ স্যার। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। चलो ये थोड़ा टाइम लगेगा, पेन पेपर उठाओ, कैलकुलेट करो, सॉल्व करके आंसर दो, वीडियो में पॉज कर दो। तो अब दिखाया था ना वेंटॉफ्स फार्मूला है उससे ना? হ্যাঁ স্যার। तो वेंट ऑफ इक्वेशन क्या था बेटा हमारा? log k2 by k1 equal to delta h k2 by k1 equals to delta h by 2.303 into r 1 by into k1 1 minus 1 by q2 अब डेटा देख लो, क्वेश्चन में क्या दिया बेटा? k2 by k1 का वैल्यू कितना दे दिया? 4 4 है ना? यही है ना बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस बाय 4 फैक्टर ऑफ 4 और T1 कितना है बेटा? 298 केल्विन। 298 हाँ T2 कितना होगा बोलो? 313 केल्विन 313 केल्विन केल्विन। হ্যাঁ স্যার। और R का वैल्यू क्या लेंगे? सर 8.314 8.314। अब ऐसा ही थे बस 8. अगर बेटा ये लेंगे तो आंसर जूल में आएगा। हाँ और हाँ आपका ऑप्शन किलो जूल में डिमांड किया बेटा। हाँ এবার ওটা আমরা বার করার পরেও কনভার্ট করতে পারি। হ্যাঁ স্যার यस सर। अब बाकी जो है बेटा आपका डेटा पुट करो और सॉल्व करो, रेस्ट इज योर कैलकुलेशन। तो बोल आंसर कितना आ रहा है? दिल्ली এসছে আমার। ठीक है, आगे बढ़े बेटा लोग। यस सर। হ্যাঁ স্যার। चल अगला क्वेश्चन बेटा। স্যার অপশন ডি দিল্লি এসছে k2 into k3 cube by k1 স্যার দিল্লি। Yes, sir. D. अब सुनो, जो लोग आंसर दिल्ली लेकर आए वेल एंड गुड, वेरी वेल डन। जो लोग नहीं आए बेटा ध्यान से सुन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे जहां पे आपको अलग अलग इक्वेशन दे करके अलग अलग इक्वेशन का के का वैल्यू दे देगा और एक फाइनल इक्वेशन दे करके के का फाइनल वैल्यू पूछेगा, इसका ट्रिक है बेटा ओरली बनाने का, सीख लो। ओरली बनेगा, इस तरह का प्रॉब्लम को लिखने का भी जरूरत नहीं, ओरली बनेगा। और इसको बनाने के लिए आप डिमांड एंड सप्लाई का रूल को फॉलो करेंगे, बस यही आपका ट्रिक होगा। और बेटा डिमांड एंड सप्लाई का रूल से ना कॉम्पिटिटिव लेवल पे दो प्रॉब्लम ऐसा होता है बेटा जो ओरली बनेगा। एक अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, और एक प्रॉब्लम थर्मोडायनेमिक्स पे पढ़ाएंगे जब हेजस लॉ का प्रॉब्लम है, वहां पे भी आपको हम दिखाएंगे जब आपके पास 3-4 इक्वेशन देके सबका डेल्टा एच दे देगा और फाइनल इक्वेशन का डेल्टा एच का वैल्यू मांगेगा, तो भी इसको हम लोग ओरली सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल इसको देखो बेटा ओरली कैसे सॉल्व करना। सो दिस इज योर सप्लाई, ये आपका सप्लाई है ना, ये गिवन है। एंड दिस इज द डिमांड जो आपसे पूछा गया। तो देखो डिमांड एंड सप्लाई का रूल से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक करके फॉलो करना। बोल बेटा आपका डिमांड कितना NH3 या 2NH3, कौन सा साइड? लेफ्ट साइड। हाँ सर। अब सप्लाई देख तो कहां पर है? राइट साइड। मतलब उल्टा तरफ चला गया। हाँ सर। इसका मतलब के को उल्टा कर दो तो के को नीचे कर दो। अब आगे देखो डिमांड क्या है? O2। अब देखो O2 यहां भी है और यहां भी है ना, दो जगह पर है। तो अगर एक से ज्यादा पर जगह पे कोई चीज अवेलेबल हो, लिव इट, छोड़ देना उसको, अपने आप वो सेट हो जाएगा। आगे बढ़ो। अब अगला डिमांड क्या? 2NO राइट साइड, और 2NO राइट साइड दिया देख, तो मतलब एज इट इज रह जाएगा, कुछ नहीं, ऊपर छोड़ दो। ठीक है। अब अगला डिमांड देखो 3H2O राइट साइड, लेकिन आपका दिया 1H2O राइट साइड, तो 1 को 3 करने के लिए 3 से गुण करेगा, तो 3 से गुण करेगा तो क्या पढ़े थे बेटा, अगर इक्वेशन को 3 से गुण करेंगे तो वो उसका पावर हो जाएगा। तो देख तो आंसर आया कि नहीं? ओरली चेक कर। हाँ सर। हाँ सर। किसी को भी डाउट है तो बोल। आए समझ में बेटा लोग? आगे बढ़े। हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन।
Sir, option B, Bombay. ऑप्शन बी बॉम्बे सर। Yes, sir. किस Option रूल से सॉल्व करेंगे बेटा इसको हम लोग? Sir, stability of reactant inversely Stability of proportional to K. ये डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ Stability of- रिएक्टेंट। stability or reaction. रिएक्टेंट। यहाँ Reactant. मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड, तो ऑक्साइड तो रिएक्टेंट साइड में है, हाँ है ना? तो आपको पता करना है कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल कहाँ है। तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल वहां होगा जहाँ के का वैल्यू कम होगा। सबसे कम होगा। तो सबसे कम वैल्यू कौन है बेटा? স্যার ইয়ে হবে তো ए होगे। यस, बोलो। Sir, explain करिए ना कैसे। यही तो किए बेटा आपको वही तो एक्सप्लेन किए बेटा कि अभी ये रूल पढ़े थे कि नहीं, बोलिए याद है कि नहीं? हाँ, वो समझ गए आंसर। हाँ तो आंसर ही एक्सप्लेन कर। तू बता ना मेरे को, बोल क्वेश्चन में किसका स्टेबिलिटी मांगा, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? Reactant. रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी तब ज्यादा होगा जब के का वैल्यू ज्यादा कम ज्यादा होगा। कम होगा। क्या पढ़ रही रे, जाए अंधी है क्या? कम होगा ना बेटा? हाँ तो ढूंढना सबसे कम के का वैल्यू कौन है। है से ये होगे। अरे 10 का पावर से ढूंढना है बेटा, हाँ हाँ समझ गए। समझे? समझ आगे गए। बढ़े बेटा लोग। यस सर। हाँ सर। Sir, C होगे। सी হবে। सी होगा। हाँ कैसे है बेटा? sir. हाँ सर सेम टेम्परेचर। Temperature constant. ए रे फंसा लड़का, फंसा फंस गया। ये अबे गधा लोग, बुद्धू ढक्कन बेवकूफ, ध्यान दे ও बेटा। স্যার ইয়ে হবে তো আরে কি হবে একটু দাঁড়া না, আমাকে বলতে দে, তারপর তো বলবো কোনটা হবে, একটু আমাকে সময় দে, বুঝিনি। देख बेटा क्वेश्चन, देख बेटा क्या, देख केसी का वैल्यू दे दिया है, यहां तक पकड़ पहले। केसी का वैल्यू दिया है बेटा, बात करो, हाँ। रिप्लाई करो। यस हाँ sir. चलो केसी का वैल्यू 49, बहुत अच्छा काम किया, केसी का वैल्यू दे दिया। ए ये किसका मान है बोल? सर मोल ऑफ ए, ये किसका मान है? मोल ऑफ बी और वो वाला मोल Mole ऑफ of सी। P और mole of और ये जो भी मान है मोल ऑफ ए बी सी, क्या ये इक्विलिब्रियम का मान है? क्वेश्चन पढ़ के बोलो। ना ना ना, ये इक्विलिब्रियम का मान नहीं है। नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम का मान होता तो बोलता है एट इक्विलिब्रियम 2 मोल ए है, 1 मोल बी है, 3 मोल सी है। हाँ ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम का मोल नहीं है, कोई बात नहीं, होल्ड पे डाल दो। अच्छा अब अगर बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो भाई 2/3 होना चाहिए कि नहीं? हाँ कंसंट्रेशन ऑफ बी हाँ, बोल कितना सर। होना चाहिए? 1/3। और कंसंट्रेशन ऑफ सी हाँ। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हाँ और ये इक्वेशन का क्यू निकालेगा, अगर क्यू, तो क्यू क्या लिखेगा? सी टू द पावर 3 27/4 as well। ए स्क्वायर एंड सी। हाँ अब स्क्वायर मान एंड पुट बी। कर, तो मान पुट कर, तो ऊपर 1 का 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर कितना हाँ। होगा? नीचे 4 ऊपर 9, हाँ और सी होगा और B 3, होगा 1/3 ऊपर 3, हाँ दैट मींस 27/4। हाँ हाँ এবার বুঝতে and পেরেছি। ও, হ্যাঁ। 27/4 is Less less than than 49, that means forward Q is less reaction। than K। forward reaction. हाँ है sir. हाँ, अब आंसर ये आया, अब क्लियर कर बोलो। यस सर समझ गया गलती। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे तो सेम क्वेश्चन आ गया ना। हाँ बोलो। सर ऑप्शन ए सर अहमदाबाद। हाँ Sir, A. है sir. क्यों ये होगा बोल तो? সলিড তো লেস অ্যাটিলিয়াস প্রিন্সিপাল সলিডের জন্য কোথায়?
ठीक है, तो सुनो बेटा हाँ। लोग, आज का कहानी जहां तक पढ़ा है बेटा वहीं तक। अब अगला क्लास हमारा ये 2 टॉपिक बचा हुआ, तो ये चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। एक लास्ट शैक्सपियर प्रिंसिपल और हाँ। दूसरा ये देख, ये सब लास्ट शैक्सपियर प्रिंसिपल का क्वेश्चन, ये सब लास्ट शैक्सपियर प्रिंसिपल का, और दूसरा जो बेटा वो ये है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ये देख, ओके। ये चार्ट आप लोग जो देख रहे हैं बेटा, ये चार्ट आपके नोट्स पे दिया हुआ है। अब इस Yes, चार्ट sir. में ये सब मान कैसे डिराइव करना है और इसको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में कैसे यूज करना है, और सिर्फ ये चार्ट नहीं बेटा, ये ऑल इन वन चार्ट है, इसमें सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और वही सारा रिएक्शन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बेटा, ज्यादातर जो आपके एग्जाम में पूछता है। सबका डेल्टा एच का मान देखो, डेल्टा एन का मान देखो, केसी केपी, रिलेशन बिटवीन एक्स वी एंड पी, और ये लास्ट शैक्सपियर प्रिंसिपल, कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मोड प्रोडक्ट, लो टेम्परेचर, नो प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन, एक रिएक्शन का सारा प्रॉपर्टी बेटा आपको यहाँ मिल जाए। तो अगले हाँ। क्लास में हम लोग डिराइवेशंस पढ़ने वाले, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, क्योंकि जब बेटा ये पार्ट कर लोगे तब आप इस तरह का क्वेश्चन को डील कर पाओगे जो न्यूमेरिकल Yes, sir. बेस्ड होगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हाँ। बेटा 2 टॉपिक करेंगे, लास्ट शैक्सपियर प्रिंसिपल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अभी तक जहां आपको हम पढ़ा दिए बेटा, आप अपने नोट्स खोल करके देखोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कहां तक पढ़ा दिए, बस लास्ट का 2 टॉपिक बाकी है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, बोल। ना सर। सर